अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। भारत की मिसाल रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया वाली है। मोदी सरकार एक तरफ पाकिस्तान से जंग करना चाहती है, लेकिन जमीनी हकायक देखें तो भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान से जंग छेड़ सके, वरना भारत कब का पाकिस्तान पर हमला कर देता। ज़मीनी हकायक पर नज़र डालें तो भारत को कई दाखिली मसाइल का सामना है। माशी तौर पर भारत इस वक्त शदीद दबाव में है। इन हालात में मोदी सरकार का जंग का नारा महज अवामी तवज्जो हासिल करने की वजह से है और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक सियासी चाल लगती है। दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज खुद कई मसाइल का शिकार है। अफरादी क़ुव्वत की जो कमी है वो भी अपनी जगह पर है। फ़ौजी हौसले में गिरावट और जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाना वो हक़ाइक़ है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही नहीं है, चीन के साथ लद्दाख सरहद पर होने वाली झड़पों ने भारत की अस्करी कमजोरी को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। यहाँ तक कि भारत जो पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर रहा था, लेकिन अमली तौर पर वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। भारत तकनीकी तौर पर कुछ हद तक पानी के बहाव को कंट्रोल करने की पोजीशन में ज़रूर है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, बल्कि सिर्फ वक्ती तौर पर इसका बहाव मुतासर कर सकता है। वो भी ख़ास तौर पर तब अगर उसने पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बना ली हो। यही वजह है कि भारत ने एक बार फिर दरियाई चिनाब में पानी छोड़ दिया है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोदी सरकार जो पाकिस्तान से पानी की जंग लड़ने की बात करती है, वो इतनी सलाहियत नहीं रखती कि पाकिस्तान का पानी ज़्यादा देर तक के लिए रोक सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत पाकिस्तान से मैदान जंग में कैसे मुकाबला करेगा। और अब तो भारतीय फ़ौज में पाकिस्तान से जंग की सूरत में बगावत का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने एक भारतीय फौजी का ऑडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें भारतीय फौजी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि भारतीय फौज में बगावत की फजा और बगावत को रोकने के लिए भारतीय कमांडर ने सिपाहियों और अफसरान के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। मजीद इस मुतालिक क्या राज मुनकशफ हुआ है, ज़रा ऑडियो आपके सामने रखता है। अब पाकिस्तान से जंग की सूरत में मोदी को अपनी ही भारतीय फौज की बगावत का सामना है, लेकिन मोदी फिर भी पाकिस्तान से जंग के ख्वाब देख रहा है। अब भारतीय फौज की मुमकिन बगावत की बहुत सी वजूहात हो सकती है, जिनमें भारतीय फौजियों को नफ्सियाती और ज़हनी मसाइल ज़ाहिर है वो लाहक हैं। आमदनी का महदूद होना शामिल है। आज से चंद साल कबल भारतीय वजारत दिफा की अपनी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हर साल 100 से ज़ायद फौजी एहलकार खुदकुशी करते हैं, यानी हर 3 दिन में एक जवान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। भारतीय फ़ौज को और भी बहुत से मसाइल का सामना है। भारतीय फ़ौजियों को ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास ज़हनी सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। फिर भारतीय फ़ौजियों को अपने अफसरान के हितक-आमेज़ सलूक और गैर इंसानी रवैये का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी कई रिपोर्ट्स और वीडियो सामने आ चुकी हैं जिनमें भारतीय फौजी ये शिकायत करते दिखाई देते हैं कि उन्हें ज़ाती मुलाजिम बनाकर रखा जाता है, उनसे अफसरान के जूते पॉलिश कराए जाते हैं, घर के काम कराए जाते हैं। इस किस्म की तज़हीक आमेज़ रवैये से भारतीय फ़ौजियों की खुददारी और वक़ार को ठेस पहुँचती है। फिर भारतीय सिपाहियों को माशी मसाइल और ख़ानदानी परेशानियों का भी सामना है, और ये भारतीय फ़ौज में बेचैनी बढ़ने का बड़ा सबब भी है। कई फ़ौजी छुट्टी ना मिलने के बायस अपने घर के मसाइल में शरीक नहीं हो पाते हैं। भारतीय फ़ौजियों में खुद एतमादी की एक और बड़ी वजह भारतीय फ़ौज में नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए आर्जी भर्ती करना और बगैर पेंशन या रोज़गार की गारंटी ना देना भी है, और ये मसाइल भारतीय कारकर्दगी पर मुतासर हो रहा है। और इसी वजह से भारतीय फ़ौज का मोराल भी ना होने के बराबर है, और शायद यही वजह है कि भारतीय फ़ौज में पाकिस्तान से जंग की सूरत में बगावत का खदशा है। अब इसीलिए भारतीय तज्ज़ियाकार और सियासतदान भी मोदी सरकार को ये मशवरा दे रहे हैं कि ये जंग मत लड़ो, क्योंकि जंग लड़ना भारत नहीं है। यानी भारत जंग से पहले ही शिकस्त को तस्लीम कर रहा है, और जाहिर है अब आलमी सतह पर भी भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय तज्ज़ियाकार और सियासतदान ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए मोदी सरकार को पाकिस्तान के साथ जंग ना करने का मशवरा दे रहा है। आज सिफारती बहास पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ, जिसमें पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया। न्यूयॉर्क में होने वाले इस इजलास में सलामती काउंसिल के 15 अरकान बशमुल 5 मुस्तकिल अरकान ममालिक इजलास में शरीक हुए। ये खुसूसी इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर निगरानी पाकिस्तानी मिशन ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। पाकिस्तान ने रुकन ममालिक को भारत की इश्तिआल अंगेज़ बयानात और अमन को ख़तरे में डालने वाले इक़दामात से आगाह किया। मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम पर अरकान को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर तनाज़ा और कश्मीरी अवाम के हक़ की खुदइरादियत की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है, और पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो इलाकाई अमन को लाहक ख़तरात का नोटिस ले और कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करे। अब भारत को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास में भी सुप्की उठाना पड़ी है, जिसमें दुनिया की पावर भी मौजूद थी, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन भी शामिल हैं। यानी अब मोदी सिफारती सतह पर भी तन्हाई का शिकार हो रहा है, और ये सब वजूहात उसकी बौखलाहट का सबब बन रही है, और वो इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना चाहता है। और जैसा कि ये इतलात आ रही थी
कि भारत बलूचिस्तान में प्रेस की तर्ज पर एक और हमले की ताक में है और इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया था। अब ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी के नतीजे में 6 मच में फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 7 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों ने यह कार्रवाई की है। अब भारत की इस दहशतगर्दाना कार्रवाई से पहले इंटेलिजेंस जराये ने बताया था कि भारतीय जो रॉ है वो गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रही है। रॉ ने BLA, फितनतुल खारिज और गैर कानूनी अफगानों को इन शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत की और रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतलका इलाकों में भिजवा दिया। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक खुदकुश बमबारों को मुतलका इलाकों की रैकी कराई गई। खुदकुश बमबार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेलिजेंस जराये का यह भी कहना था कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। अब मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है और वो पाकिस्तान से कशीदगी को मजीद बढ़ाने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है, जिसके लिए हमारी पाक फौज पल पल तैयार दिखाई देती है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म को भारतीय जारियत के तनाजुर में कौमी सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को मशरकी सरहद पर भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से आगाह किया, यानी हुकूमत और मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के किसी भी मुमकिन तखरीबकारी से, किसी भी ऑपरेशन से निमटने के लिए, को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से निमटने के लिए चौकस दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत क्या फिर कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर सकता है? हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये सब सवालात अपनी जगह पर है। एक ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी ज्वाइन करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान के इलाके मच में, जहां 7 जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं और इस बात की इत्तला पहले ही दी जा रही थी, इंटेलिजेंस मौजूद थी कि रॉ ऐसी कार्रवाई कर सकती है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से। हाउ डू यू सी दिस कि इसको भी उस मिस एडवेंचर का हिस्सा समझा जाए? जी बिल्कुल। आई थिंक जो जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने जब डिफेंसिव मेजर्स लिए हैं, जब से मोदी ने धमकी दी थी और हम इंडियन मीडिया पे जाते रहे, वहाँ भी यही एक एनवायरनमेंट बनाई जा रही थी कि हमला कर दो, तो वो वहाँ पे तो जरूरत नहीं हुई। तो फिर आपको बैक स्टैब भी किया जाता है। यहाँ पे फिर कॉलमिस्ट हैं, उसमें आप कह लें कि BLA उन्हीं का वेरिटेबल आर्म है, सर्च एनालिसिस विंग का, उनकी फंडिंग होती है और साफ ज़ाहिर से वांटेड कि यहाँ पे कुछ किया जाए। तो ये जो है उसमें हमारे जवानों ने जाम शहादत पहुँच किया। लेकिन ये पाकिस्तान जो वॉर है इस साल आई थिंक 2025 के अंत तक ख़त्म करेगा। मेरी अपनी असेसमेंट है कि चाहे वो BLA हो या TTP हो, दे विल बी क्रश्ड टू द लास्ट मैन इंशाल्लाह। और उसकी डिटर्मिनेशन भी है। बीच में ठीक है स्नीक अटैक्स हो सकते हैं, बिकॉज साफ ज़ाहिर आप जब अपनी आबादी में मिक्सअप होके फिर रहे होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक एक बंदे को वो किया जाए। तो बाकी इलीगल स्पेक्ट्रम था वहाँ महाजरीन के वापस जाने से इसमें फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी स्पेस निकल आती है। और बरसान आपको पता है इन टर्म्स ऑफ एरिया और एक्सेसिबिलिटी कहीं ना कहीं स्नीक अटैक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान के वहाँ को भी डीमोरलाइज नहीं होगी, बिकॉज ये लंबी लड़ाई है, हमने लड़नी है। अभी आ जाते हैं कि मेन फ्रस्ट्रेशन क्या है। बढ़के तो मोदी साहब ने मारी, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने कमांडर्स को, यूनिट सर्विसेज चीफ्स को इनिशिएटिव दे दिया कि आप एक्शन करें। और 13 दिन भी गुजर गए, जो उनका एक रिवाज है 13 तक शोक मनाते हैं। आई थिंक 14 दिन गुजर गए, कर नहीं सकते। और अभी अंदर से कॉल्स आ रही हैं कि भारत जो है एक्चुअली हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। वैसे भी जरूरत नहीं थी अपॉर्चुनिटी, खैर क्या इसने लूज करनी थी। अभी एक क्वेश्चन फेयर का इंटरव्यू किया है प्रवीण सवामी ने, जो वहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये रिसर्च एनालिसिस विंग का ही बंदा है, और वो 10-15 सवाल उसने किए और कोशिश कर रहा था कि कुछ चीज पॉजिटिव भारत के बारे में वो कहे। हालांकि क्वेश्चन फेयर बड़ी एंटी पाकिस्तान है। उसने आई थिंक जो बड़ी बात की कि जी लास्ट टाइम तो कुछ किसी हद तक आपका कुछ ना कुछ था, पुलवामा का RDX था, गाड़ी फटी। इस दफा कोई स्मोकिंग गन नहीं है, दैट्स वाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पीछे हट गई है। इसका मतलब है कि कोई प्रूफ नहीं है, दैट्स वाई पाकिस्तान पहले दिन से ही बात कर रहा है। अभी आपने देखा कि 2-2.5 हज़ार बंदा था वहाँ पहलगाम में और उसमें बड़ी वीडियोस बना रहे थे, लाइव है, उसके अंदर आपको कोई दहशतगर्द नजर नहीं आएगा। इट मीन कि ये फॉल्स फ्लैग किया गया, साफ है जिन्होंने किया उनके चेहरे वो सामने नहीं लाना चाहते। और फिर ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हमारे पास इंटेलिजेंस क्या है? याद है जिस वक्त अता तारड़ साहब ने
रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े क्रूशल हैं। तो क्या वो जो एक थ्रेट था वो फिजल आउट हो गया समझा जाए? नहीं, उस तरह नहीं होता। देखें, जो थ्रेट एनालिसिस है इसमें एक तो एनिमी की कैपेबिलिटी होती है, वो एक है भारत की है। नंबर ऑफ लेट्स से फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, लैंड फोर्सेस हैं, नेवी है। तो कैपेबिलिटी तो हमेशा मद्देनजर रखी जाती है। इसके सिनेरियोज हमेशा पीस टाइम बिल्डअप किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज होगी तो एक्चुअली हमारे जो आई थिंक ऑपरेशन कमांडर होती है सर्विसेज में जेब में होते हैं ऑर्डर ऑन सर्टेन सिनेरियोज का जो डेवलप होती है विद इन आई थिंक आवर्स और सेकंड रिस्पांस जाता है, अनलाइक इंडिया। तो ये फिर थ्रेट असेसमेंट होती है और जब क्राइसिस होता है उसके अंदर फिर ट्वीक करके देखा जाता है कि कौन सा सिनेरियो जो है वो क्लोज है। फिर मूवमेंट होती है, जिसमें भी पता चला है कि तकरीबन 150 टू 175 एयरक्राफ्ट हमने फ्रंटलाइन बेसिस पे लाए हैं। फिर लैंड फोर्सेस की मूवमेंट है, कुछ नेवी की मूवमेंट एक्सरसाइज है, और फिर बयानात है, क्रिटिकल विल डिस्प्ले होती है बाय द लीडरशिप, जो बड़ा ओपनली आई थिंक मोदी ने थ्रेटन किया था। तो ये चीजें सामने रख के आप ये नहीं कर सकते कि आप गार्ड डाउन कर देंगे या खतरा कम हो गया। हाँ, ये जरूर है कि जितना टाइम भारत देगा, अलग से डे वन से हमारी तैयारी है, लेकिन जो जो वक्त गुजरता है कि हार्डन होता जाएगा, गैप्स बिल्कुल कवर हो जाएंगे। और हमें थोड़ा प्रेसिडेंस भी पता है कि 2019 में उन्होंने क्या किया था और क्या जवाब आया था। भारत अभी तक 2019 में ही फंसा हुआ है, क्योंकि शायद फ्रीज हो गई थी पाकिस्तान की मिलिट्री होती, उन्होंने एडवांसमेंट कर ली, नॉट रियलाइजिंग कैपेबिलिटी बिल्डिंग में बहुत आगे चला गया पाकिस्तान। अभी ड्रोन की ऐसी कैपेबिलिटी है कि जस्ट शेयर वन जो नेवी की है कि यहाँ से आप अंडमान आइलैंड्स को हिट कर सकते हैं। और मतलब एक ही जैसे गो में दो दफा हिट कर सकते हैं। 7,000 किलोमीटर रेंज है बराक सिस्टम की। इस तरीके से नॉर्थ अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है, कोई ऐसी पोर्ट नहीं भारत की जो हमारे ड्रोन कवरेज में, मिसाइल तो आप पीछे छोड़ दें। और हम टर्की में हमें पता है कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है। ठीक, अच्छा बाकी जो है फोर्स की ब्रिगेड आपने साहब, तैयारी देखी है। जी जी जी। प्रिपेयर्डनेस है। आज आज वजीर आजम ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ समेत आईएसआई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। जब वजीर आजम साहब जाते हैं, ये चीफ खुद उनके साथ मौजूद हैं, तो क्या सिंबलाइज करता है ये? ये बड़ा जरूरी है। देखिए, उसमें आईएसआई तो वैसे भी जो थ्रेट एनालिसिस है नेशनल लेवल पे वो करती है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि रीजनल इन्वायरमेंट क्या है और इंटरनेशनल क्या है। और चूंकि अभी डीजीआई जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, तो ही इज वेयरिंग टू हैट्स आज से। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ये होनी चाहिए। लेकिन आप तसल्ली देखें कि सारा जो है आई थिंक डाटा इकट्ठा किया गया, 14 दिन गुजर चुके हैं और अभी एक प्रॉपर ब्रीफिंग हुई। इसका मतलब है कि पोलिटिकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस है कि मुसल्लह आ जाए। जबकि भारत पर इस साइड पे देखें तो आई थिंक इतना कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की आ रही हैं चीजें, ये सिग्नल कि पहले उसने कहा जी हम स्ट्राइक करेंगे, फिर उसने कहा जी मैंने इजाजत दे दी है और उसके बाद फिर वो लीड कर रहा है सर्विसेज चीफ को बारी बारी। इसका मतलब डाउट क्रिएट हो गया है कि वो पूछना चाहता है लैंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स से ज्यादा ये जी क्या मसला है कि आप लोग क्यों नहीं कर सक रहे या वट। बाकी उनको पता है कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा। तो इसमें आई थिंक जो सिनेरियोज हैं साफ बेस्ड ऑन द मूवमेंट वो डिस्कस किए गए होंगे। जो पहले लीडिंग सिनेरियोज थे कि ये कर सकता है ऑप्शन भारत की, और अभी चूंकि फोर्सेज की मूवमेंट है तो कौन सा सिनेरियो उसके नजदीक है। मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट आई एम श्योर उसके बाद भी आएगा कि तसल्ली है पोलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप की। और ये जरूरी था कि फॉर्मल ब्रीफ किया जाए ताकि चीजें अपने अपने उसमें। हाँ, ये जरूर है कि जो थ्रेट है जिस पे आई थिंक कल से थ्रेट अलर्ट था इंटेलिजेंस की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से कि ये कुछ करेंगे, तो उसमें डेफिनेटली चीजें कुछ नजर आ रही हैं। लेकिन हमने ये भुगता हुआ पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, उसमें एक रीजन अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है, जो दो सुपर व्हाट काइंड ऑफ पावर थ्रेट इज इंस्टेबिलिटी है। इट? इसका स्केल क्या हो सकता है? क्योंकि मोदी विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ फेस सेविंग। तो किस लेवल पे, ये किस होता स्केल है का जो जो थ्रेट है वो महसूस किया जा रहा है? जी, डिजायर तो हो सकती है। मैं परसों था इंडियन मीडिया पे और उनका जी क्या आप तैयार? मैंने कहा जी हम 1 सेकंड की लड़ाई के भी तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर अ डे, 48 आवर्स, 1 वीक, 15 डेज एंड 1000 ईयर्स। चॉइस आपकी है। तो उस लिहाज से आई थिंक जो तमाम है, लेट्स से अगर शॉर्ट होती है स्केमस जिसको कहें, जो थोड़ा अपस्केल्ड हो फ्रॉम द लास्ट टाइम जिस तरह आए थे, उसमें उसका ट्राई सर्विस हो। एलओसी पे तो आपने देखा कि ऑलरेडी फायरिंग हो रही है, जो रूटीन है। नेवी क्या कुछ कर सकती है, उनकी मिसाइल पोस्टिंग कर सकते हैं। और एयरफोर्स जो रफाल की लास्ट टाइम मोदी ने कहा कि रफाल होता तो हम देखते, तो रफाल तो आ गया, फिर आके कर ले। लेकिन आई थिंक इस तरफ से जो कैपेबिलिटी डिस्प्ले हुई है, लाइक सिर्फ एक तीन सिस्टम देख लें कि पाकिस्तान की हवाई जो फिजाई हदूद है वो 200 किलोमीटर भारत के अंदर शिफ्ट कर दी है। तो इट मीन वी कैन नाउ प्रोटेक्ट इट राइट अप टू दैट। नेवी की मैंने कैपेबिलिटी बताई है। फिर अभी दोस्त ममालिक के कुछ शिप्स भी आए हुए हैं विच इंडिकेट्स के यहाँ पे स्पेस कम होती जा रही है। लैंड फोर्स की माशाल्लाह कल से तैयारी, एलओसी पे भारत में ज्यादा कंफ्यूजन है बिकॉज इस साइड पे एक बैटल हार्डन फोर्स है। तो सारे आई थिंक इसमें ट्राई सर्विस भी हो सकता है, इसमें बाई सर्विस हो सकता है, इसमें सिंगल सर्विस हो सकता है, और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता
कि ये जहाज की तरह बैठ जाएं और ये फिर प्रॉक्सी वॉर चलाएं। तो ऑल टोल्ड बाकी आई थिंक ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इंडस वाटर टीटी पे जो उसका स्टांस है, उस पर भारत ने बड़ी रिसर्च की है। मेरी असेसमेंट में 70 लोगों ने PhDs की थी कि अगर एब्रोगेट होती तो कैसे चलना है। इसके ऊपर आई थिंक वी हैव टू डू, इसके अंदर सारे ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक है, लीगल है, कंट्रेक्चुअल, आजकल लॉ फिर पूरी एक जंग है। लेकिन ब्रिगेड लॉ साहब, में इंडस बेसिन ट्रीटी तो टेक्निकली एब्रोगेट होती हुई नजर नहीं आ रही ना। भारत कुछ देर के लिए पानी स्टोर करता है, फिर उसके बाद रिजर्वायर ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है कि स्टोर रख सके, फिर अल्टीमेटली उसको वो खोलना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, पानी आ जाता है। यही हो रहा है ओवर द लास्ट फ्यू डेज। जी, इस वक्त करंट एबिलिटी तो नहीं है, बल्कि किसी ने असेसमेंट दी है कि अगर आपने लेट से टोटल चोक करना है तो एक तो एक मकबूजा कश्मीर पूरा जो पानी से 20-20 फुट भर जाएगा, मतलब स्टोरेज आपको चाहिए। इस नॉनसेंस। इंडस वाटर को इन एनी केस इंडस रिवर के अपने ज्यादा ट्रिब्यूटरीज इस तरफ है, तो भारत कर भी नहीं सकता, फिर चाइना उसका अपर रिपेरियन है। चनाब और जेल पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनके जो ऑलरेडी वायलेशन में है। लेकिन बात वही है कि अगर आप स्टोरेज करते हैं उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो या तो डैम टूटेगा और या फिर फ्लडिंग होगी, और उसके लिए अगर वो करते हैं तो दे रिक्वायर 20 ईयर्स। बट एनीवेज ये एक साइकोलॉजिकल डोमेन है, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए। इसमें मैं सिर्फ मेंशन कर दूं, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात हुई, जब बिलावल साहब ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया और आसिफ साहब ने मिलिट्री की डिटर्मिनेशन थी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डैम उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो इकोलॉजिकल डिजास्टर एंड ऑल दैट, वो ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि जो अभी इस वक्त डैम्स हैं भारत के मकबूजा इलाकों में, वो एज पर द टीटी है, ये थोड़ी बहुत वायलेशन। अगर कोई नई एक्टिविटी होती है तो उसको स्कटल करने के बड़े तरीके हैं। डोंट हैव टू वेट कि वो पूरी तैयारी करेगा। आजकल ऐसे आगे वैसे, मैं एक मिसाल, टैंक है तो आपने फुल्ली तबाह नहीं करना होता, यू हिट द स्प्रॉकेट, आप उसका ट्रैक तोड़ देते हैं या उसकी टर्न को हिट कर देते हैं। सेम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को आप इफेक्टिव बना सकते हैं, बड़ा चीप तरीका है, और शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पर एग्री करेगी। पाकिस्तान ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तो यू कैन मेक दैट प्रोजेक्ट अनटेनेबल। फिर पाकिस्तान के भी हाथ है, फिर हमारे पास वेयर विद ऑल है, फिर देन वी स्टार्ट हिटिंग देम। और एक और है कि फिर 6 के 6 दरिया जो ओपन हो जाते हैं, अगर इंडस वाटर टीटी एब्रोगेट हो जाती है, देन वी आर बैक टू 1947। फिर तो सारे दरिया ओपन हो गए, फिर सारे स्ट्रक्चर ओपन हो गए, फिर हर चीज फिर होगी, बैरल द गन से डिसाइड हो। But this is तो very इंटरनेशनल unlikely, कैन sir. डिसाइड इट। This is very unlikely जी जी, at this वो है, at लेकिन this ये कि point in time, after like couple of लेकिन weeks ये time. कि What should we expect now? ये सब lastly बताइएगा, what are we looking for? देखिए, तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए। वी शुड बी लेट्स से होपिंग कि सेंट्रल इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी है। इन केस दे हैव, मैंने तो उनको कहा है कि बी माय गेस्ट, आप आ जाएं। एंड देन वी हैव सर्टेन एलाइज जो भी आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने है। चाइना है, टर्की है, अजरबैजान, लॉट ऑफ कमिंग फ्रॉम अरब स्ट्रीट। तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आइसोलेटेड नहीं है, बाकी मुसल्लह अफवाज तैयार। एंड देन जिस तरह आई थिंक लास्ट टाइम बात हुई थी कि एस्केलेशन लेटर में विल डोमिनेट एवरी रन, हर चीज का जो कदम होगा उस पे विल बी वन स्टेप अप। भारत हैज एन ऑप्शन, बी माय गेस्ट, कम हियर एंड यू विल बी सॉर्टेड आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज नेशनल असेंबली का सेशन भी हुआ है, खासी गर्मा गर्मी भी दिखाई दी, भारत के सब्जेक्ट पर भी बात हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना स्टैंड है। फिर आज इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात उनसे अडयाला जेल में हुई है। जो पॉलिटिकल साइड ऑफ दिस पिक्चर है उसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। भारत पाकिस्तान पर हमले की ताक में है। ऐसे में होना तो यही चाहिए कि तमाम सियासी कुव्वतें वक्ती तौर पर अपने इख्तलाफात को भुलाकर कौमी सलामती के इस मामले पर एक हो जाए, एक पेज पे हों। लेकिन तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि जब मुल्की मामलात की बात आती है तो अपने सियासी मफादात का सोचना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आज अडयाला जेल के बाद बानी PTI से मुलाकात ना होने पर कारकुन और रहनुमा मुश्तिल होने लगे। शाहिद खटक, हामिद रजा की पुलिस के साथ महाजराई के मनाजिर पर दिखाई दिए। कारकुनान और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। अब एहतजाज करना तो हर सियासी जमात का हक है, लेकिन तहरीक इंसाफ पर यह सवाल उठ रहा है कि ऐसे वक्त में जब दुश्मन मुल्क से हमले का खदशा है, तब तहरीक इंसाफ अपनी पुलिस से उलझ रही है। और सलमान अकरम राजा तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बात भी कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब इस मुताले क्या कह रहे थे, ज़रा सबसे पहले उसकी झलक आप। उधर उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि वो ऐवान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देंगे। उमर अयूब साहब का शॉट भी आपके सामने रखता हूँ। आतिफ खान साहब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन अपनी APC बुलाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में कोई ऑपोजिशन बुलाने का सोच रही, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का सोच रही। जरा आतिफ खान साहब को भी सुनता है। इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले जरा आता तारड़ साहब ने आज ऐवान में जो इजहार ख्याल किया है वो भी आपके सामने रखूंगा, फिर शौकत यूसुफजई साहब की तरफ चलता है। जी अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, आपस में लड़ने का बहुत टाइम है, महीने 2 महीने बाद लड़ लेंगे, मेरा गिरेबान पकड़ना मैं तुम्हारा पकड़ लूंगा, तो अभी ना लड़ें, अभी तो कंसेंसस का वक्त है। तो क्यों तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, सड़कों पर निकलने की, पुलिस से हाथापाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत का काम होता है कि माहौल को ठंडा रखे, माहौल को एक ऐसे मौके के ऊपर जब इंडिया आपको धमकियां दे रहा है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी कौम को एक होने की जरूरत है। लेकिन हुकूमत जो है वो खुद नफरतें डाल रही है। आप मुझे बताएं कि आज जिस तरह फिर दोबारा अडयाला जेल के सामने जो कुछ हो रहा है, ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? हम तो देखिए, हम तो अपनी मुल्क के साथ खड़े हैं, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? ये कोई उनसे सवाल पूछे ना कि तुम असम्बली में चीखे मारते हो, लेकिन ये बताओ कि इमरान खान की बहनों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों इशू बनाया जाए? ये कोई इशू तो नहीं है ना। वो एक दिन मुकर्रर है उनकी फैमिली के लिए और वकला के लिए, तो इसको हुकूमत इशू क्यों बनाती है? 2 किलोमीटर अडयाला जेल से आगे क्यों रोड ब्लॉक कर दिया जाता है? जिनके नाम गए होते हैं, जिनको अप्रूवल दी गई होती है कि जी मुलाकात के लिए ये लोग जाएंगे, उनको 2 किलोमीटर आगे रोक लिया जाता है। फिर कहते हैं जी ये इशू बना रहे हैं। इशू हम तो नहीं बना रहे ना, इशू तो हुकूमत बना रही है। ये हुकूमत से पूछा जाए कि आखिर तकलीफ क्या है आपको? खवातीन से आपको क्या तकलीफ है? क्या खौफ है आपको? आप मोदी से बात कर रहे हैं, आप यहाँ खवातीन से डर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जी मोदी को हम आंखें दिखा रहे हैं। कि देखिए, ये मौका नहीं है कि जिस तरह आप एक बनी बनाई यकजहती को पारा पारा करने के चक्कर में है। ये जो नालायक लोग हैं ना, जिस तरह ये अत्याचार वगैरह, ये कौन सी मुंह से यकजहती की बात कर रहे हैं? बाहर खवातीन पे तशद्दुद हो रहा है और ये बहादुर बने हुए हैं कि जी हम और असेंबली के अंदर बैठ के चीखे मार रहे हैं। यार, ये इस तरह नहीं होता। शौकत यूसुफजई साहब, एक तासुर हुकूमत भी ये दे रही है और एक तासुर बन रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मशरूत कर रही है किसी भी कंसेंसस को, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को, या पाक इंडिया जो एस्केलेशन है उसमें भी अपनी मौजूदगी को इमरान खान से मशरूत किया जा रहा है। यार, मैं तो समझता हूँ कि ये हुकूमत ही नालायक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ इनके बारे में, जब इन्होंने कोशिश ही नहीं की है यकजहती बनाने की। ये तो देखिए ना, अपने खातों में लगे हुए। इनको पता है लड़ना फौज में है, इन्होंने तो मजे लेने हैं। और अगर जीत गए तो कहेंगे जी हम हमारी शमला ऊपर, और कोई नुकसान होता है तो कहेंगे जी पीटीआई वालों ने साथ नहीं दिया। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है। ऐसे हालात के अंदर जो है ना, हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ता है। ये तो कानूनी बातें हैं ना कि इमरान खान से कौन मिलता है, कोई नहीं मिलता। ये तो कानूनी बातें हैं, जेल मैनुअल है। देखिए, ये भी आप इस मौके के ऊपर जब यहाँ यकजहती के लिए इनको 2 कदम आगे आना पड़ता और उसके लिए पीछे हटना पड़ता कि जी ठीक है, हम इस मौके के ऊपर हम सियासत नहीं कर रहे हैं। इन्हें की इंतकाम की हद होती है यार। बट यूसुफजई साहब, आपको नहीं लगता कि पीटीआई's conduct is being watched more closely at this point in time? खासतौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ये सारा कुछ देख रही होगी कि पीटीआई ऐसे में कैसे बिहेव करती है। देखिए, कुछ केसेस के फैसले हैं, इन पर्टिकुलर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो फैसला है वो इसी हफ्ते आ रहा है। अब फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से कुछ सजाएं हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें भी पैरेलल चल रही हैं? पीटीआई के कंडक्ट से मशरूत हैं बहुत सारी चीज़ें। देखिए, अगर सिर्फ आप पीटीआई के कंडक्ट को ही देख रहे हैं, गवर्नमेंट के कंडक्ट को नहीं देख रहे हैं, तो बड़ी जाती होगी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हम मौलवी वतन है, इनके तो देखें जायदादें बाहर हैं। इस वक्त जो हुक्मरान है ना, इनकी तो जायदादें बाहर हैं। मुश्किल वक्त आ गया तो ये जहाज लेके चले जाएंगे। हमने और आपने तो यहाँ रहना है। हम तो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। क्या बैरिस्टर गौर ने स्टेटमेंट नहीं दी है कि खुले हम स्टेटमेंट दिया है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं मुश्किल वक्त में? तो लड़ना तो फौज ने है ना, इन्होंने तो नहीं लड़ना है ना। ये तो सिर्फ बातें करते हैं, चीखें मारते हैं, इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर तो इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। ये तो आपका भी हक बनता है। अगर मीडिया आजाद होता तो आज आप खुद कहते कि हुकूमत गलत कर रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। यूसुफजई साहब, अगर हुकूमत इनिशिएटिव लेती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का, तो क्या पीटीआई हामी भरेगी उसमें, एक्सक्लूडिंग इमरान खान? अगर इमरान खान के बगैर होगी तो कोई इसकी अहमियत नहीं होगी। यही तो प्रॉब्लम है ना सर, लोग आवाम के साथ खड़े वो यही कह रहे हैं ना कि आप इसको अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, जाली हुकूमत के कहने पे तो हम फौज के साथ नहीं खड़े होंगे। हम तो वैसे ही खड़े हैं। हम तो आपसे पहले ही कह रहे हैं, ये जाली लोग हमें कहे या ना कहे, लेकिन हम तो इनके लिए कह रहे थे कि अगर इनको जरूरत है अवाम की यकजहती की, यानी आप ये कह रहे हैं कि यकजहती उसी सूरत मुमकिन है जब इमरान खान हो, इमरान खान पे रोल पे आए या उसको रिहा किया जाए, फिर यकजहती हो सकती है? देखें, जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि जहाँ तक सूरत हाल का ताल्लुक है, अगर इंडिया धमकी देता है, हमला करता है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। लेकिन हम इस हुकूमत के साथ इसलिए नहीं है
कि ये तो जाली हुकूमत भी है और साथ जो जुल्म कर रही है उसके खिलाफ हम कैसे इनका साथ दें? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, बानी पीटीआई से मशरूत आप करते हैं एपीसी को, बानी पीटीआई फिर इस हुकूमत से और इस हुकूमत के उहदेदारान के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखें, अगर आप इस मौके के ऊपर जब मुल्क की बात कर रहे हैं तो इमरान खान से ज्यादा मुहिब वतन तो कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। और वो ये कह रहा है कि हम मुश्किल वक्त में अपने इदारों के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। लेकिन इमरान खान के नुमाइंदे पार्लियामान में तो है ना सर, आप भी तो इमरान खान के नुमाइंदे हैं। बहुत कुछ है पार्लियामेंट में, तो बहुत कुछ है, अक्सरियत ही हमारी है, हुकूमत ही हमारी होनी चाहिए थी। तो फिर एपीसी में क्यों नहीं बैठ सकते सर? नहीं, एपीसी अभी तो बुलाई नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एपीसी में नहीं बैठ रहे हैं? अगर एपीसी बुलाती हुकूमत तो आप जाने को तैयार भी तो नहीं है ना, बानी पीटीआई के अलावा। नहीं, देखिए, अगर आप मुल्क की यकजहती चाहते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, वैसे अगर आपने चाय पीनी है और नशिस्तन बर्खास्तन करना है तो फिर आप किसी को भी बुला लो। अगर आपने मुल्क के लिए काम करना है तो इमरान खान कोई दहशतगर्द नहीं है। इमरान खान ने किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया है। उसके ऊपर जाली केसेस है, जाली केसेस में उसने 2 साल, दूसरा साल है उसका। तो आज जरूरत है ना इस मुल्क को, तो बना ले यकजहती अभी। लेकिन आज भी अगर वो कहेंगे कि नहीं, हमने तो इंतकाम लेना है इमरान खान से, हमने तो इसका मिलिट्री ट्रायल भी करना है, हमने तो इसका ये भी करना है, तो फिर बनाओ यकजहती। हमें तो इससे कोई वो नहीं है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है, आप क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए, वो तो जो भी होगा देखा जाएगा। अगर अदलिया आज़ाद होगी तो फैसले दुरुस्त हो जाएंगे, अगर अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो वही कुछ होगा जहां से फैसले आते हैं। ठीक, यूसुफ सईद साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक तरफ मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी और मालियाती खसारे जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है, तो वहीं अशराफिया की तनख्वाहों और मराहत में इस कदर बड़े पैमाने पर इजाफे ने आम शहरियों को एक बार फिर हैरत और तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अब जैसा कि वफाकी वज़रा की माहाना तनख्वाहों को 2,18,000 रुपये से बढ़ाकर 5,19,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद इस फैसले पर सख्त तनकीद की जा रही है। अब जब सिर्फ वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा तो ऐसे में ये सवाल तो उठेगा कि ऐसे वक्त में जब आम आदमी बिजली, आटे और पेट्रोल के बोझ तले दब चुका है, वहाँ ऐसे फैसले का क्या जवाब बनता है? यकीनी तौर पर वज़रा की तनख्वाहों में किया गया ये इजाफा गैर मामूली है। इसी तरह का तनख्वाहों में इजाफा माजी में भी पंजाब असम्बली के अरकान के लिए किया गया। अब अगर हम कौमी ख़जाने की बात करें तो ये इजाफा एक अलामती बोझ से कहीं ज़्यादा हो सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क IMF से कर्ज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहा हो और हर रोज़ नए टैक्स आवाम पर आयद किए जा रहे हों। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या ऐसे फैसले हुक्मरान तबके और आवाम के दरमियान फासलों को मज़ीद बढ़ाने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे? माहिरीन मईशत का तो ये कहना है कि अगर हुकूमत वाकई माशी बेहतरी चाहती है तो इसे सबसे पहले अपने अखराजात में कमी लाना होगी। मराहत में और तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय तालीम, सेहत और रोज़गार जैसे शोबों पर सरमायाकारी करना होगी। तो इससे न सिर्फ मुल्क को तवील मुद्दती फ़ायदा होगा बल्कि आवाम में हुकूमत की साख भी बेहतर होगी। बहरहाल तनख्वाहों में इजाफे के इस फैसले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि आया हमारे पॉलिसी साज आम शहरी की मुश्किलात को महसूस करते भी है या नहीं। तनख्वाह और मराहत में इस कदर नुमाया इजाफा, वो भी बगैर किसी पार्लिमानी बहस या मंजूरी के, कई सवालात खड़े कर रहा है। हुकूमत को अगर वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा करना है तो फिर वो मजदूर से लेकर तनख्वाहदार तबके की मराहत और तनख्वाहों में भी इजाफा करे, वरना ऐसे फैसले आवाम में तनकीद का निशाना बनते रहेंगे। और वैसे भी वज़ीर आज़म तो किफ़ायत शारी की बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत का ज़्यादा फोकस अशराफी और वज़रा पर मरकूज़ है। सारा रिलीफ उन्हीं को दिया जाए और महंगाई से सताए अवाम को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बहुत है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।